अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्जु काजमी और बात करेंगे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जी ईरान के ऑफिशियल्स से उनकी बात हुई है और वो सीज फायर के लिए कह रहे हैं। जो लोग अभी तक ईरान को समझ सके हैं, ईरान को जान सके हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि ईरान ने ऐसी बात की होगी या नहीं। भारत ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात से साफ इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या उनके किसी भी ऑफिस के लोगों से या कह लीजिए गवर्नमेंट से कोई ऐसी बात या ऐसी डिमांड नहीं की है और ना ही ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है जिसमें कि ये कहा जाए कि ईरान जो है वो सीज फायर मांग रहा है, ईरान जो है जंग बंद करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जरूर है कि ईरान जो है वो सीज फायर तो ना सही, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है इस जंग को कहीं ना कहीं तो खत्म होना है और वो चाहते हैं कि जंग को रोका जाए। लेकिन उसके लिए जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप तक तो पहुंच चुकी होंगी। काफी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा कि वो शर्तें जो उन्होंने लगाई हैं कि जी जो आपने नुकसान किया है उसको भरें, साथ ही साथ इस तरह का अटैक दोबारा ईरान पर नहीं होगा, ईरान के जितना नुकसान किया गया है उसके लिए जो है शायद वो माफी भी मांगने को कह दें। और इसी तरह की कई बातें जो कि कही गई हैं ईरान की तरफ से, उसका जिक्र तो बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ना ही हमारा ऐसा कुछ इरादा है। साथ ही साथ जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस या प्रिंस हैं यानी कि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अगर जंग शुरू की गई है तो उसको एक बार ठीक से लड़ भड़ के उसको आखिरी तक पहुंचा दिया जाए ताकि ईरान की तरफ से उनको बार बार किसी किस्म की कोई परेशानी देखने को ना मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है लगता है कि वो अब तंग आ चुके हैं इस लड़ाई से और वो इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इसमें से निकल पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यकीनन इस वक्त किसी के भी पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा टफ टाइम जो है वो दिया जा चुका है ईरान की तरफ से। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त भीगी बिल्ली बने दिखाई दे रहे हैं ईरान के सामने। ये और बात है कि ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जाहिर है कि अगर इसराइल और अमेरिका, दो इतनी बड़ी ताकतें मिलकर अगर ईरान के ऊपर अटैक करेंगी तो वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अगर किसी का तमाशा बना है तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और उनके इसी तमाशे के बनाए जाने पे या बन जाने के ऊपर तरह तरह से लोग बात कर रहे हैं। ईरान के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हर 2 दिन के बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, अपनी ही कई भी बात पे से वो मुकर जाते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ना सिर्फ ये कि ट्रंप, बल्कि उनके साथी, उनके अपने ऑफिस के लोग, उनकी अपनी कंट्री के लोग, उनके अपने गवर्नमेंट के लोग जो इस वक्त हैं, उनको भी नहीं पता होता कि अगले दिन या 2 मिनट के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करने वाले हैं। ऐसी ही कुछ बात मेजर गौरव आर्या भी बता रहे हैं। क्लिप देखते हैं मेजर साहब का और फिर दोबारा बात करते हैं। है कि जितनी भी चीजें हमने मांगी थी लगभग सारी की सारी ईरान मान गया। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जितनी भी चीजें हमने मांगी थी लगभग सारी की सारी ईरान मान गया है। ईरान कहता है झूठ बोल रहा है, ईरान कहता है हम नहीं माने। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पीठ पीछे वो लोग कुछ बात करते हैं। कैरोलिन लेविट कहती है नहीं नहीं, पीठ पीछे कुछ बात करते हैं ये लोग, लेकिन सबके सामने ये फिर चौड़े हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अब इसमें सच क्या है दोस्तों, ओनली टाइम विल टेल। बट जी हाँ, ऐसी ही बात है कि जो बात की जाती है उसके 2 दिन बाद कोई और बात कर दी जाती है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ आवर्स के बाद ही कोई और बात कर दी जाती है। और उसके साथ ही साथ ये तो टाइम ही बताएगा या टाइम विल टेल के आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और जो इमरान खान कहते थे ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप को घबराना नहीं है। और जिस तरह का वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की वो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए ईरान कह रहा है, और उसके साथ साथ कई तरह की उन्होंने जो कंडीशंस लगाई थी, जो 15 के करीब कंडीशंस भी बताई जा रही थी, वो तो खैर ईरान पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। और ईरान का कहना है कि जी हम ये बातें नहीं मानेंगे और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसके ऊपर बिल्कुल अमल नहीं होगा। जिस तरीके से बात की गई थी कि जी ईरान के ऊपर अटैक करने की जो रीजन बताई गई थी उसमें से एक ये भी थी कि जी वो लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने में हर बार जब भी कोई
कंट्री बनाने की कोशिश करती है, उसमें कहा यही जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान साथ दे रहा है या पाकिस्तान मदद कर रहा है, जबकि ऐसी बात मुझे तो इतना ज्यादा नहीं लगता कि ऐसा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने तो खुद अमेरिका की मदद लेकर या कह लीजिए अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ही न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, और जितनी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं अमेरिका से उन्होंने परमिशन ली, अमेरिका के आशीर्वाद मिलने के बाद ही वो बना पाए। ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए उसके लिए कहा तो यही गया है कि जी ये इसलिए बनवाया गया क्योंकि भारत बना चुका था, और इस रीजन में अगर भारत को कंट्रोल करना है अमेरिका ने, जो कि जाहिर है वो करना चाहता है, तो ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान से बेहतर कौन हो सकता था, तो जाहिर है पाकिस्तान को भी फिर इजाजत मिली कि न्यूक्लियर वेपन बना लिया जाए, और इस तरह से इस रीजन में उन्होंने सोचा कि एक बैलेंस रहेगा कि भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास भी है, ताकि अमेरिका जो है वो ये चाहता था कि भारत बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो कि जी हम तो न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, हम तो ऐसे हम तो वैसे, तो ऐसे में वो बोले कि जी आप तो हैं लेकिन जरा साइड पे देख लीजिए एक कंट्री और है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उसका नाम है पाकिस्तान। बहरहाल ये सारी गेम जो है वो अमेरिका ही चलाता है, अमेरिका ही लेकर आता है, और अमेरिका ही कई बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन क्रिएट की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है वो लोग बात करते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अमेरिका ने अपने हथियार भी बेचने हैं और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई भी कंट्री जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए इकोनॉमी वाइज या किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद ही डिसाइड करने लगे। ऐसा कई बार भारत कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार कहीं ना कोई रुकावट लाई गई, जिसकी वजह से भारत उस तरह से आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया, जैसे कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना होती तो वो कर जाते। जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान का तो कोई फायदा या नुकसान नहीं है, अगर कोई नुकसान या फायदा है तो वो बिल्कुल अमेरिका का है या अमेरिकन गवर्नमेंट का है, जो ऐसा पाकिस्तान को के होते हुए हिंदुस्तान को लेकर नहीं करने देते। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टेंशन भी बनाई रखी है कि ताकि एक दूसरे के ऊपर अटैक ही चलते रहे और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन जो है वो इस तरफ लगी रहे, ना कि अपनी प्रोग्रेस की तरफ, अपनी इकोनॉमी को लेकर या अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को ले जाया जा सके। अभी भी आपने देखा कि भारत के साथ जिस तरह से टैरिफ को लेकर और कई दूसरी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उसकी रीजन भी यही दी गई कि कभी कहा कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, तो कभी कोई रीजन बताया गया, और इसी तरह से कई चीजें जो है वो अमेरिका टाइम टू टाइम इस रीजन में करता रहता है। चाइना को उसने पहले ही एक कह लीजिए कि थोड़ा सा बैकफुट पे कर दिया है, वरना लोग तो ये बात भी एक जमाने में किया करते थे कि जो नेक्स्ट सुपर पावर होगा अमेरिका के बाद या अमेरिका के साथ तो वो चाइना हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि चाइना के भी जो हालात रहे, चाइना के साथ भी जो कुछ होता रहा, उसको लेकर सभी ने देखा कि चाइना कभी उस तरह से उभर ही नहीं पाया है, उस तरह से सामने आ ही नहीं पाया है, जैसा कि अगर वो सही रहते और उनके यहाँ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट की जाती या ना होती तो शायद वो हो सकते थे। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके मुकाबले में कोई दूसरी कंट्री सामने आए, चाहे वो चाइना हो या भारत हो या कोई भी दूसरा देश। मेजर गौरव भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं अपने इस वीडियो में, और उन्होंने भी यही कहा है कि जी हर 2 मिनट के बाद, हर कुछ दिन के कुछ घंटों के बाद जो है वो बात जो है डोनाल्ड ट्रंप की बदल जाती है, बदल दी जाती है, लेकिन बहरहाल ईरान जो है उसने किसी भी किस्म की शर्त, किसी भी तरह के एग्रीमेंट को जो है वो डिसएग्री कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं जी हम कोई शर्त वर्त नहीं मानेंगे, उसके बगैर ही अगर आपको सीज फायर करना है, और अगर शर्तें चलेंगी तो वो भी हमारी चलेंगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं कि जी हम उनको अच्छा खासा मजा चखा देंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, और कई जो ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के वो इसी तरह की स्टेटमेंट देते चले जा रहे हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह की ये फोटो जो कि हाफिज सईद के बेटे के साथ है, बहुत वायरल है, और लोग ये बात कर रहे हैं इंडियन मीडिया पर भी और कई जगह कि जी राना सनाउल्लाह साहब यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है हाफिज सईद के बेटे के साथ हाथ मिलाते हुए और बड़े खुशो खुर्रम कह लीजिए कि हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने उन लोगों को, अपने उन दोस्तों को और उन देखने वालों को ये बता दूं कि जो आप लोग एक बात करते हैं कि हाफिज सईद टेररिस्ट है, हाफिज सईद जो है उसको ठीक है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा दी है और वो हाउस अरेस्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद को टेररिस्ट नहीं माना जाता। पाकिस्तान में हाफिज सईद को लेकर जिस तरह की सोच है, जिस तरह की सपोर्ट है,
वो सबके सामने। यानी इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर रह गए, जिनके ऊपर किसी किस्म का टेररिज्म का या इस तरह का कुछ इल्जाम भी नहीं है, इमरान खान जेल में है। इमरान खान पिछले कई साल से जेल में है, लेकिन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया गया है। हाफिज सईद को अगर आप देखें, और कभी आप इंडिया में जो डिबेट्स होती हैं, जो शोज होते हैं, उसमें अगर आप देखें तो जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाते हैं, वो जाकर एकदम ही हाफिज सईद को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं जी, वो तो टेररिस्ट नहीं है, वो तो बड़ा इस्लाम की खिदमत कर रहा है। तो कभी कहते हैं वो मुल्क की खिदमत कर रहा है, तो कभी वो कश्मीर की खिदमत कर रहा है। वो पता नहीं किसकी खिदमत कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूएन में उसका नाम लिखा हुआ है एज अ टेररिस्ट। पाकिस्तान ने 31 ईयर्स के लिए जेल भी दी, लेकिन वो जेल भी जो दी गई थी, जो कि हाउस अरेस्ट में कन्वर्ट कर दी गई, वो भी उस वक्त, उस जमाने में पाकिस्तान जो था वो एफएटीएफ में फंसा हुआ था। एफएटीएफ से बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि अगर एफएटीएफ से बाहर नहीं निकलते तो दुनिया की कोई कंट्री भी पाकिस्तान को फंड्स के नाम पर या डोनेशन के नाम पर या लोन के नाम पर पैसा नहीं देती। और जाहिर है हमें वो पैसा चाहिए था, हमें उस पैसे की जरूरत थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रही हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट आई हो, उन्होंने अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे तो काम किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कभी काम नहीं किया। कभी किसी हुकूमत ने ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के जो अपने मुल्क के खजाने हैं या अपने जो कह लीजिए रिजर्व्स हैं वो भर जाएं, और हमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और किसी जगह ना जाना पड़े। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार एक अपनी मजबूरी बताता है कि हम क्या करें, हम जाना तो नहीं चाहते, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, लेकिन मजबूरी है कि हमें जाना पड़ जाता है। तो ये मजबूरी तो आपकी सर तब तक रहेगी जब तक कि आप अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ना कोई ट्रेड हो रही है, ना कोई और चीज बन रही है, और जो थोड़ी छोटी मोटी ट्रेड हुआ करती थी भारत के साथ, वो भी बंद हो गई है, और अफगानिस्तान ने भी बंद कर दी है। तो जाहिर है कि अब बचा क्या हमारे पास बेचने को या ट्रेड करने के लिए। अगर कहीं कोई चीज मंगाते भी हैं तो वो लंबे लंबे चक्कर काट के पूरी दुनिया के पाकिस्तान में पहुंचती है, और इसी तरीके से लंबे लंबे चक्कर काट के पाकिस्तान से कहीं पहुंचती है किसी और जगह, तो उस चीज की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती है। और जाहिर है कि जब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो कौन अफोर्ड कर सकेगा। इस वक्त तो ऐसी हालात नहीं है पाकिस्तान के, और ना ही पहले थे कि लोगों के वो किसी चीज को जो 10 रुपए की मिलती है उसको वो 30 रुपए का खरीदें, या इस तरह की सिचुएशन हो। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह से नजर आ रहे हैं हाफिज सईद के बेटे के साथ, तो कहा यही जाएगा कि जी ये लोग सपोर्ट करते हैं और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये बात तो हम कह के हमारा गला सूख गया कि ऐसा होता है। और ये सिर्फ हम ही नहीं है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो इंटरव्यूज वो दे रहे थे, जिसके बाद कई तरफ से ये कहा गया कि भाई कोई इनको रोको, और इनकी जो है वो एक तरह से मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पर खास तौर पे इनकी जो जाना है या इनका इंटरव्यू वगैरह होते हैं उस पे इनको रोका जाए। ये बात भी की गई थी कि जी ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि जाकर हर तरह की बात कर देते हैं, हर तरह के इंटरव्यूज दे देते हैं, तो उनके ऊपर ये रोक भी लगाई जाए कि जी वो जाकर इंटरनेशनल मीडिया से बात ना करें, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि जी हाँ 30 साल पाकिस्तान जो है वो जिहादियों को या मिलिटेंट्स को पालता रहा, और उसकी रीजन यही थी कि हमें पैसा चाहिए था, इस वजह से हमने ये गलती दोहराई और ये हमारी एक मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके बाद भी कई तरह की स्टेटमेंट्स दी और उससे पहले भी देते रहे, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की बात नहीं है, बल्कि उससे पुरानी वीडियोस भी जो ख्वाजा आसिफ साहब की है वो कुछ ऐसी ही है जिसको देखकर और सुनकर लगता है कि भाई लोगों से नाराज हैं, और भाई लोगों की जो बातें उन्होंने की वो डेफिनेटली सभी के कानों में गई। लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो इंटरव्यूज दिए थे उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हाँ पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, और लेकिन अगर हम बात करें तो वो हमारी हिस्ट्री ही नहीं है, शायद वो हमारा प्रेजेंट भी है, क्योंकि जिन लोगों की बात की जाती है, जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना जाने हमने इन लोगों को क्यों पाल के रखा है, ना जाने हमने इन लोगों से क्यों डरे सहमे रहते हैं, इनका सफाया क्यों नहीं किया जाता। ये बात तो शायद किसी की भी समझ में नहीं आ रही। हम बहुत बार इनके बारे में बात कर चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि जी ये अनमोल रतन जो पाकिस्तान ने रखे, और उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी कहा गया कि हाँ जी
हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने बनाए, अफगानिस्तान के लिए बनाए, हमने फलस्तीन के लिए बनाए, कश्मीर के लिए बनाए, और अब एक बार फिर जो है यहाँ पर जब ख्वाजा आसिफ साहब को देखा जाता है और उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर और इस तरह के लोग जब दिखाई देते हैं, तो यकीनन एक आम सिटीजन पाकिस्तान का, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जो इन चीजों को पसंद नहीं करता, जो कहता है कि जी मेरी कंट्री में भी लोग आए और बेफिक्री से आए और आके आराम से घूमे फिरे, टूरिज्म हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ भी किसी को ऐसा ना लगे कि मार दिया जाएगा या कोई उठा के ले जाएगा या किसी रिलीजन की वजह से या किसी नेशनलिटी की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता यही है कि हमारे इस किस्म के लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती चली जा रही है और कंट्रोल करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कंट्रोल कब होंगे ये तो खैर जैसे कहते हैं कि आने वाला वक्त ही बताए। रशिया की तरफ से जी कहा गया है कि 1 अप्रैल यानी कि जो कि कल थी, 1 अप्रैल से जो है पेट्रोल की जो उन्होंने प्रोडक्शन है या पेट्रोल जो दिया करते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, कहा यही गया है रशिया की तरफ से या रशियन प्रेसिडेंट या रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 अप्रैल से जो पेट्रोल दिया जाता है वो बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यकीनन आप लोग समझ सकते हैं कि हालत जो है वो पहले से ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये हालात जो है ये कब सही होंगे, ये तो तभी सही होंगे जब ये जंग रुकेगी। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन आ गई, जो कि बार बार डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि वहां पर ये भी हो सकता है ईरान में कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि फौजी भेजे जाएं और वहां पे ट्रुप्स जो हैं वो उतारे जाएं, वो किसके ट्रुप्स होंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए। मैं साफ कह रही हूँ, पाकिस्तान को हरगिज इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को किसी तरीके से अपनी कोई कह लीजिए बैलेंस रखकर और इस वॉर से बाहर ही रहना चाहिए, इसको रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई और कंट्री के ट्रूप्स भी वहां पर जाते हैं, चाहे अमेरिकन ही क्यों ना हो, तो फिर जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना ये कि फिर ये लड़ाई और ये जंग जो है ये जो है और ज्यादा लंबी या देर तक चल सकती है, यानी कई मंथ्स तक जा सकती है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यही है कि जी वो जल्द से जल्द इस वॉर को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने 2 या 3 वीक्स की बात की है, लेकिन अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड वाली उस हालत पे चले गए तो यकीनन फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो लोग पहुंचे हैं ग्राउंड पे और उसके फौरन बाद ही आगे आने जाने का किराया वराया तो लगता ही होगा ना, या फिर कुछ सोच के ही भेजेंगे कि भाई अब गए तो अगर वापस ही बुलाना है फौरन तो भेजेंगे ही क्यों। लेकिन यहाँ पर भी आई विश के पाकिस्तान अपने आप को किसी तरह की दिक्कत में, किसी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसा ले, क्योंकि हमारा तो हमेशा से एक यही रिकॉर्ड रहा है कि हमने अकल इस्तेमाल करने की कसम खा के रखी है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में 20 साल जो कुछ होता रहा और हम उसका हिस्सा बने रहे, लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद अब हमें अकल आ गई। बहरहाल हम इस वक्त लग तो ऐसा ही रहा है कि बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बचने की कोशिश ना कर रहे होते तो यकीनन हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चाइना ना गए होते, चाइना जाकर चाइना से ना बात कर रहे होते और दूसरी चीजें ना चल रही होती कि कहीं ना कहीं से जो है वो वॉर को रोका जा सके। क्योंकि बहरहाल हमारे ईरान से टर्म्स अच्छे हैं और वो अच्छे ही रहने चाहिए। फिलहाल तो अफगानिस्तान ने हमारी बैंड बजा रखी है, लेकिन आई विश के अफगानिस्तान के साथ भी अमन हो जाए, अफगानिस्तान के साथ भी हालात जो है वो बेहतर हो जाए। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के वो पावरफुल लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनकी मर्जी से सब कुछ होता है, जिनकी मर्जी से सोचा जाता है या समझा जाता है या लेकर आया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फैसला उन्होंने ही करना है और उनको ये फैसला सोच समझ के करना होगा कि वो ईरान के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं। मेरा ख्याल है उनको ईरान के खिलाफ हरगिज खड़ा नहीं होना चाहिए। और जहां तक डिफेंस पैक्ट की बात है, सऊदी अरेबिया से बात की जा सकती है, ईरान से बात की जा सकती है कि वो सऊदी अरेबिया पे अटैक ना करे। लेकिन पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस के लड़ाई झगड़े या जो क्लैशेस चल रहे हैं उसमें अगर खुद को फंसाया तो डेफिनेटली बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है नामुमकिन ही हो जाए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ कीजिए हर जगह अमन हो, दुआ कीजिए हर जगह दोस्ती हो, हर जगह लोगों की मुस्कुराहटें हो और लोग खुश रहे। छोटी सी लाइफ है, मतलब लोग जो है मिलजुल कर रहें और आराम से जिंदगी गुजर जाए, बजाय इसके कि लड़ते भड़ते, एक दूसरे का सर फाड़ते, एक दूसरे पे अटैक करते या एक दूसरे पे मिसाइल चलाते हुई जिंदगी जो है वो यकीनन कोई भी नहीं चाहेगा, शायद अमेरिकन भी नहीं। इसीलिए वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ना ही ये सब कुछ जो है वो ईरान को, इजराइल को या किसी भी कंट्री
के लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। सब अमन से रहें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। मेरा ख्याल है इसी में सबकी भलाई है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।